अभी हाल ही में G7 कंट्रीज़ की एक समिट आयोजित हुई, एक सम्मेलन आयोजित हुआ, मीटिंग हुई। तो उसमें क्या कुछ बातें कही गई, उसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे। एन एलीट क्लब। तो G7 के लिए कहा गया है कि ये एक ऐसा क्लब है जिसमें कि आप कह सकते हो कुलीन लोग शामिल हैं, यानी कि एलीट, यानी कि नॉर्मल लोगों का क्लब नहीं है, ये बड़े ही हाई स्टेटस वाले लोगों का क्लब है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक तरीके से रिच कंट्रीज़ या फिर जिनका स्टेटस बड़ा है ना, उनको कहा गया है। द G7 नीड्स टू बी मोर ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव। G7 को ज़रूरत है क्या, कि और ज़्यादा ओपन हो, है ना, कि भाई और ज़्यादा खुला बने, यानी कि ऐसा नहीं कि अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता रहे। एंड लेस एक्सक्लूसिव। लेस एक्सक्लूसिव का मतलब है यहाँ पे कि भाई G7 ने क्या कर रखा है, अपने मतलब ये 7 कंट्री जो है ना, अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझते हैं। एडिटोरियल का कहना है कि भाई आपको अन्य जो देश हैं उन्हें भी शामिल करना चाहिए ना। आपने क्या कर रखा है, पूरी दुनिया को एक्सक्लूड कर रखा है, पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसा G7 ने कर रखा है। तो G7 को ज़रूरत है कि वो लेस एक्सक्लूसिव बने, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को जो है शामिल करे, मोर ओपन बने, है ना, कि भाई एक तरीके से ऐसा ना हो कि स्ट्रिक्ट हो बिल्कुल, इसकी पॉलिसी जो है वो एक तरीके से नॉर्मल होनी चाहिए, पूरे विश्व के प्रति जो है फ्रेंडली होनी चाहिए। इन एन इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड वर्ल्ड। इन एन इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ता हुआ, कि भाई हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जो कि इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से हम कनेक्टेड है। तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि एक दूसरे से कनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं हम, लगातार जो है एक तरीके से लिंक, एक देश दूसरे देश से लगातार कनेक्ट होता जा रहा है। तो ऐसे देश में, ऐसे हालातों में अगर आप जो है ज़्यादा ओपन नहीं बनते हो तो ये ठीक नहीं है। The G7 summit at Carbis Bay sent out two very strong messages। कि भाई ये जो G7 समिट आयोजित हुई कहाँ पे, कार्बिस बे नामक स्थान पे, इसने दो मैसेज दिए है ना, सेंट आउट टू वेरी। द फर्स्ट वाज ड्रिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन। तो पहला जो मैसेज था वह चालित था, है ना, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बाइडन। पहला मैसेज इनके द्वारा था, इनके द्वारा मतलब प्रेरित था, इनके द्वारा चालित था। एंड हिज वाव, और मिस्टर जो बाइडेन की शपथ, दैट अमेरिका इज बैक टू टेक द लीड ऑन ग्लोबल चैलेंजेस, है ना, कि भाई अमेरिका इज बैक, कि भाई अमेरिका फिर से लौट आया है। टू टेक द लीड का मतलब है प्रतिनिधित्व करने के लिए, ऑन ग्लोबल चैलेंजेस, कि जो भी वैश्विक चुनौतियां हैं उन वैश्विक चुनौतियों से जूझने के लिए, वहाँ पर लीडरशिप दिखाने के लिए अमेरिका फिर लौट आया है ना। तो एक तो मैसेज ये देखने को मिला हमें इसमें G7 समिट में। द G7 कमिटमेंट टू डोनेट 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन टू पुअरर कंट्रीज। कि भाई ये जो G7 कंट्रीज है ना, इन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है, क्या कमिटमेंट दिखाया है, टू डोनेट 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन, कि हम क्या करेंगे, 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन जो है डोनेट करेंगे, किन्हें, पुअरर कंट्रीज को, गरीब देशों को। एंड टू इन्वेस्ट $12 ट्रिलियन इन देयर कंबाइंड पेंडेमिक रिकवरी प्लान। इसके अलावा इनका क्या प्लान है कि भाई $12 ट्रिलियन जो है वह मतलब संयुक्त रूप से इन्वेस्ट किए जाएं, किस चीज़ के लिए, पेंडेमिक रिकवरी प्लान। कि भाई ये कोरोना वायरस, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि इस वैश्विक महामारी के चलते जो भी नुकसान हुआ है उसे रिकवर करने के लिए संयुक्त रूप से $12 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान है इन G7 कंट्रीज़ का। लेकिन ये प्लान जो है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन US कमिटमेंट्स फॉर अ लार्ज पार्ट, कि भाई ज़्यादातर पैसा जो है ना वो अमेरिका की तरफ से आएगा, है ना। तो अमेरिका कितना प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर, इस बात पे ये प्लान ज़्यादातर डिपेंड करता है। फॉर अ लार्ज पार्ट का मतलब है अधिकांश हिस्से के लिए, इस प्लान के अधिकांश हिस्से के सफल होने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता बहुत ज़रूरी है। द स्पेशल कम्युनिक, कम्युनिक का मतलब होता है घोषणा पत्र, ऑन ओपन सोसाइटीज़। द स्पेशल कम्युनिक ऑन ओपन सोसाइटीज़ फॉर द G7 आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, भाई जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है दूर दराज तक पहुंचने का प्रयास करती है ना, उसको बोलते हैं आउटरीच। एंड द इन्विटेशन टू फेलो डेमोक्रेसीज। सो द स्पेशल कम्युनिक का मतलब है कि भाई एक विशेष घोषणा पत्र, है ना, ऑन ओपन सोसाइटीज़। ओपन सोसाइटीज़ का मतलब है अपने आप में क्लोज्ड ना होना, है ना, कि भाई दूसरे लोगों से जुड़े होना।
फॉर द G7 आउटरीच, है ना, कि भाई G7 जो कंट्रीज हैं इन तक आप पहुंच सको, है ना, इन ये जो G7 जो ग्रुप है इस तक आप पहुंच सको, इसके लिए क्या है, ओपन होना जरूरी है। एंड द इनविटेशन, और एक इनविटेशन की बात कही गई, एक निमंत्रण की बात कही गई। फेलो डेमोक्रेसी, इसका मतलब है कि भाई जो अन्य साथी लोकतंत्र हैं, है ना, कि भाई अन्य जो साथी लोकतंत्र है जैसे कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, आर ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ हिज स्टेटेड कमिटमेंट। तो ये जो बात कही गई है ना कि भाई इनको भी अन्य जो ये जो डेमोक्रेसीज है इनको इनवाइट करने की बात कही गई है ना, ओपन सोसाइटी की चर्चा की गई कि भाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वे G7 तक पहुंच सके, है ना। तो ये आर ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ हिज स्टेटेड कमिटमेंट। तो ये जो बातें हैं ये विस्तार हैं, किस चीज़ का विस्तार है, ऑफ हिज स्टेटेड कमिटमेंट। स्टेटेड मतलब जो कहा गया, कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, टू कन्वीनिंग का मतलब है बैठक आयोजित करना, अ डेमोक्रेसी समिट दिस ईयर, कि भाई जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनका प्लान है मीटिंग आयोजित करने का, कि भाई विभिन्न जो डेमोक्रेसी है उनको बुलाई जाए और उनकी मीटिंग जो है कंडक्ट की जाए और फिर आगे के कुछ प्लान बनाए जाए। तो ये जो बात कही गई है ना, फेलो डेमोक्रेसीज को इनवाइट किया गया, तो इसके माध्यम से भी हमें क्या दिखाई देता है, विस्तार दिखाई देता है मिस्टर जो बाइडेन के कमिटमेंट का। क्या है उनका कमिटमेंट, कि इस वर्ष जो भी डेमोक्रेसी हैं उनकी समिट को आयोजित करना। इवन द स्लोगन फॉर द G7 बिल्ड बैक बेटर, कि भाई G7 के लिए जो स्लोगन दिया गया है ना, क्या है वो स्लोगन क्या है वो नारा, बिल्ड बैक बेटर, कि भाई निर्मित किया जाए और बेहतर तरीके से निर्मित किया जाए, वाज अ व्हाइट हाउस टर्म। तो ये जो नारा है ये व्हाइट हाउस की एक टर्म है, व्हाइट हाउस में दिया गया था नारा, टू डिक्लेयर, ये घोषणा करने के लिए, अमेरिकाज इकोनॉमी एंड जॉब रिकवरी प्लान, कि व्हाइट हाउस में, है ना, अमेरिका ने एक तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और जो अमेरिका में कई लोगों की जॉब्स चली गई है उसको पुनः रिकवर करने के लिए एक प्लान बनाया था और उस प्लान के तहत नारा दिया था बिल्ड बैक बेटर, और अब इसी नारे को G7 ने अपनाया है। द सेकेंड मैसेज वाज, ये तो हुआ पहला मैसेज, दूसरा मैसेज क्या था इस G7 समिट के दौरान, द सेकेंड मैसेज वाज द कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति, आम सहमति, अमॉन्ग्स्ट द 7 मेंबर कंट्रीज ऑन काउंटरिंग चाइना। दूसरी बात हमें मैसेज, एक संदेश देखने को मिला इस G7 समिट में, क्या, कि एक आम सहमति नज़र आई, जितने भी मेंबर हैं G7 के उन सभी मेंबर्स के बीच में हमें आम सहमति नज़र आई कि चाइना का प्रतिरोध किया जाए, ऑन काउंटरिंग चाइना, है ना, चाइना का प्रतिरोध किया जाए। द फाइनल G7 कम्युनिक होल्ड्स नो लेस देन 4 डायरेक्ट रेफरेंसेस टू चाइना, कि भाई जो G7 का फाइनल घोषणा पत्र तैयार हुआ उसमें हम क्या देखते हैं कि कम से कम 4 ऐसी बातें हैं जो सीधे चाइना की ओर है ना, सीधे चाइना को रेफरेंस करते हुए लिखी गई हैं, ईच नेगेटिव, और चारों की चारों बातें जो है ना, कम से कम 4 हैं, और भी ज़्यादा हो सकती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, और सारी बातें जो चाइना के खिलाफ लिखी गई हैं वे हैं नेगेटिव, इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग बीजिंग। तो देखो क्या क्या बातें कही गई है कि उसमें बीजिंग को क्रिटिसाइज किया गया है, बीजिंग को क्रिटिसाइज करते हुए फॉर इट्स राइट्स रिकॉर्ड इन शिंजियांग, कि भाई शिंजियांग क्षेत्र में चाइना का जो रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं रहा है, इसके लिए चाइना को क्रिटिसाइज किया G7 के घोषणा पत्र में। और क्या किया गया, एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स इन हांगकांग। चाइना देखो लगातार क्या कर रहा है, हांगकांग में जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात के लिए भी G7 के घोषणा पत्र में चाइना को क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा चाइना की जो नॉन मार्केट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस है ना, कि भाई चाइना की जो बाज़ार से एक तरीके से व्यापार से जुड़े हुए जो चाइना की प्रैक्टिस है ना, व्यापार से संबंधित जो उसकी पॉलिसीज़ है, इनके लिए भी जो है चाइना को क्रिटिसाइज़ किया गया G7 कंट्रीज़ के द्वारा। कंसर्न्स ओवर इट्स एक्शंस इन द चाइना सी, चिंताएं जताई गई किस बात के ऊपर, ओवर इट्स एक्शंस इन द चाइना सी, कि भाई चाइना के जो एक्शंस हैं, कि भाई जो चीनी समुद्र चाइना सी है ना, चाइना सी है, वहाँ पर चाइना जो एक्शन लेता रहता है उन एक्शंस के ऊपर भी चिंता जताई गई G7 के घोषणा पत्र में। एंड अ डिमांड, और एक डिमांड की गई इस घोषणा पत्र में, फॉर अ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, पारदर्शी जांच, किस चीज़ में, इनटू द ओरिजिन्स ऑफ द कोविड-19 वायरस, कि
भाई कई लोग ये मानते हैं ना कि चाइना से ही कोविड-19 वायरस का ओरिजिन हुआ है ना, तो इस बात की भी डिमांड की गई कि भाई एक पारदर्शी जांच हो और जिसके माध्यम से ये पता चले कि वास्तव में कोविड-19 का ओरिजिन चाइना से ही हुआ या नहीं। तो ये देखो इतनी सारी बातें चाइना के लिए कही गई G7 घोषणा पत्र में, और सारी की सारी बातें नेगेटिव हैं। दो, यद्यपि द बोनहेमी अमॉन्ग द G7 लीडर वाज पाल्पेबल। बोनहेमी का मतलब होता है एक तरीके से फ्रेंडली बिहेवियर, है ना। अमॉन्ग द G7 लीडर वाज पाल्पेबल। पाल्पेबल मीन्स वेरी ऑब्वियस, है ना, दैट कैन बी सीन वेरी इजिली। यद्यपि हम क्या देखते हैं कि भाई जो G7 लीडर्स थे इनके बीच में हमें एक तरीके से मित्रता दिखाई दी, फ्रेंडली बिहेवियर देखने को मिला, लेकिन फिर भी द डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, लेकिन डिफरेंस का मतलब है मतभेद। लेकिन जो मतभेद थे G7 कंट्रीज के बीच में, जो विरोधाभास थे इन द ग्रुपिंग, इस ग्रुप के बीच में, रिमेन अ चैलेंज, ये अभी भी एक चैलेंज बने हुए हैं, ये अभी भी एक चुनौती बने हुए हैं। यानी कि इन G7 कंट्रीज के बीच में अभी भी कई बातों को लेकर मतभेद है। इवन 2 डिकेड्स अगो, यहाँ तक कि हम बात करें 2 दशक पहले की, क्वेश्चंस वर रेज्ड, तो सवाल उठाए गए थे किस संबंध में, किस बारे में, अबाउट वेदर, कि क्या द ग्रुपिंग अर्लियर द G8, है ना, कि भाई ये जो ग्रुप है ना, जिसको कि पहले हम G8 के नाम से जानते थे, कुड क्लेम इट्स मेंटल, मेंटल का मतलब है यहाँ पे अथॉरिटी, पोजीशन, कुड क्लेम इट्स मेंटल एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज, है ना, कि भाई एक तरीके से 2 दशक पहले एक तरीके से सवाल उठाए गए थे कि ये जो G7 का ग्रुप है, पहले से G8 के नाम से जाना जाता था, ये G7 या जिसे पहले G8 के नाम से जाना जाता था, तो क्या ये अपने दावे को, क्या दावा करता है, ये अथॉरिटी होने का दावा करता है ना, कि हम जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में आते हैं, तो क्या ये जो दावा है ना, when emerging economies चाइना एंड इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड, है ना, तो इस दावे में कितनी दम है ना, when emerging economies, कि भाई जब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं चाइना एंड इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड, कि भाई इन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, कि भाई चाइना एक बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, इंडिया एक बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 2 दशक पहले की अगर हम बात करें तो इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि भाई ये जो दावा करता है ना G7, हालांकि पहले से G8 के नाम से जाना जाता था, तो इस दावे में कितनी दम है। ये दावा करता था अपनी अथॉरिटी होने का कि भाई हम वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में आते हैं, है ना, लेकिन अब जो है चाइना और इंडिया को आप कम नहीं आंक सकते। ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, अगर आर्थिक मुद्दों से संबंधित अगर हम बात करें, द EU इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट देन द इंडिविजुअल यूरोपियन G7 मेंबर कंट्रीज। तो अगर आर्थिक मुद्दों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो EU, यूरोपियन यूनियन जो है, इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, तो यह एक ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई है देन द इंडिविजुअल यूरोपियन G7 मेंबर कंट्रीज, कि G7 मेंबर कंट्रीज जो हैं इनमें व्यक्तिगत देश के बजाय EU जो है ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है आर्थिक मुद्दों का वैश्विक दृष्टि से। फाइनली द प्रेमाइस ऑफ अ ग्रुप लाइक द G7, प्रेमाइस का मतलब है बेस, आधार। फाइनली द प्रेमाइस ऑफ अ ग्रुप लाइक द G7, कि भाई अगर हम फाइनली बात करें कि भाई G7 कंट्री जैसे जो G7 जैसे जो ग्रुप हैं, इसका जो आधार है दैट ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लब्स ऑफ द हैव्स। देखो हैव्स एंड हैव नॉट, देखो हैव्स का मतलब होता है वे कंट्रीज या वे लोग या ऐसे समूह जो कि संपन्न है ना, उनको बोला जाता है हैव्स। ये जो लिखा हुआ है ना HAVE, हैव का मतलब होता है जो कि संपन्न है ना, एक तरीके से जिनके पास पर्याप्त पैसा है, जो कि पर्याप्त रूप से रिच है ना, उनको कहा जाता है हैव। तो यहाँ पे हैव्स से मतलब है दैट ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द हैव्स, है ना, कि भाई मैंने बताया आपको कि ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी मात्रा में पैसा है उनको हम बोलते हैं हैव्स, है ना। तो G7 के लिए कहा गया है दैट ऑफ एन एक्सक्लूसिव, का मतलब है बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल अलग रूप से अगर हम बात करें तो, है ना, क्लब ऑफ द हैव्स। तो ये G7 जो क्लब है यह अमीरों का क्लब है, ये अमीर देशों का क्लब है, और द बेस्ट वर्सेस द रेस्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि G7 में आते हैं बेस्ट और बाकी की दुनिया हो गई रेस्ट, कि G7 में G7 अपने को मान के चलता है कि हम बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं और बाकी जो है रेस्ट कंट्रीज हैं। सीम्स, तो ये जो आधार है G7 का, है ना, एनाक्रोनिस्टिक, यह आधार जो है ना
डजंट सीम अप्रोप्रिएट, है ना। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कि भाई ये वर्तमान टाइम पीरियड के अनुसार ठीक नहीं है, पहले ठीक था ये, लेकिन अब आज के दौर में ये ठीक नहीं है। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, दैट इज मच मोर इंटरलिंक्ड नाउ, जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, देन इन 1975। कि भाई ठीक है, 1975 के दौरान स्थिति कुछ और थी। व्हेन द ग्रुपिंग फर्स्ट केम अबाउट, व्हेन द ग्रुपिंग फर्स्ट केम अबाउट का मतलब होता है हैपन, है ना, टू टेक प्लेस, घटित होना, कि जब पहले, सबसे पहले ये ग्रुप अस्तित्व में आया। अब देखो क्या है कि अभी हाल ही में G7 कंट्रीज़ की समिट हुई, यानी कि वर्तमान में अगर हम देखें तो G7 कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में। अब देखो, अगर इसी दौरान अगर आपकी कोई एग्ज़ाम होती है ना, जैसे मान लो बैंकिंग रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, या फिर आपकी NDA CDS की एग्ज़ाम है, या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा, और ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न माना जाएगा कि भाई ये जो G7 कंट्रीज़ हैं ये कब अस्तित्व में आए। अब आप पूछोगे भाई ये प्रश्न मतलब कैसे आते हैं प्रश्न, तो इस तरह से आते हैं ये प्रश्न कि भाई जो हमारे डे टू डे के जो मुद्दे चल रहे होते हैं, जो करंट बातें चल रही होती है ना, उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछा जा सकता है कि भाई ये जो G7 कंट्रीज जो हैं ये सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आए, तो इसका आंसर होगा 1975 में। अब आप कहोगे साहब ऐसे तो सबको याद करें, नहीं, सबको याद नहीं करना है कि नाटो कब अस्तित्व में आया, G7 कब अस्तित्व में आए, है ना। तो ये इस तरह से तो पता नहीं कितने ग्रुप हैं और कितने क्या है, ये कब बना वो कब बना। तो इस तरह से करंट जीके को जो प्रिपेयर करते हैं ना, तो ये उसका तरीका है कि भाई जो भी बात एक तरीके से अखबारों की सुर्खियां हैं उनसे रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, और ये एडिटोरियल के माध्यम से सारी आपको मिल जाती है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई G7 कंट्री का जो आधार है कि हम बेस्ट हैं, G7 कंट्रीज़ का जो आधार है कि हम बेस्ट हैं, बाकी रेस्ट है ना, बाकी अन्य कंट्रीज़ हैं। तो ये जो है एक तरीके से टाइम के अनुरूप सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हम अब एक ऐसे संसार में हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक है ना। अब 1975 जैसी सिचुएशन नहीं है हाल, और 1975 में व्हेन द ग्रुपिंग फर्स्ट केम अबाउट मतलब टू टेक प्लेस, टू हैपन, कि भाई ये 1975 में पहली बार ये ग्रुप अस्तित्व में आया था, तब की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। इंडिया अ स्पेशल गेस्ट टू द G7 G8 सिंस 2003, कि भाई 2003 से भारत जो है विशेष सदस्य है G7 G8 कंट्रीज़ का। भाई अब पहले से G8 बोलते थे, अभी से G7 कहते हैं। हैज़ ऑल्सो मेंटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंट कोर्स का मतलब है आपका स्वतंत्र मार्ग। तो भारत ने G7 को लेके भारत की जो अप्रोच रही है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रही है ना, भारत ने किसी के दबाव में नहीं रहा है। स्पेशली ऑन, खास करके ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, खास करके अगर हम राजनीतिक मुद्दों की बात करें, G7 से जुड़े हुए जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके संबंध में भारत की अपनी अलग राय रही है। इट इज़ सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण है, दैट द G7 आउटरीच कम्युनिक्स दैट इंक्लूडेड द गेस्ट कंट्रीज, कि भाई G7 आउटरीच का मतलब है पहुंच को और ज़्यादा विस्तृत करना, है ना। कम्युनिक्स दैट इंक्लूडेड, तो G7 के माध्यम से जो घोषणा पत्र हमें देखने को मिले हैं, जिनमें आउटरीच की बात कही गई है कि भाई अन्य देशों तक G7 अपनी पहुंच को बढ़ाए, है ना। उसमें गेस्ट कंट्रीज को भी शामिल किया गया है ना, गेस्ट कंट्रीज को भी शामिल किया गया है। डिडंट मेक सेम रेफरेंसेस टू चाइना, है ना, डिडंट मेक सेम रेफरेंसेस टू चाइना एज द मेन डॉक्यूमेंट। तो ठीक है, गेस्ट कंट्रीज को शामिल किया गया है, G7 ग्रुप जो है उसमें आउटरीच को बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन चाइना के संदर्भ में ये बात नहीं कही गई है ना। एज डिडंट मेक द सेम रेफरेंसेस टू चाइना एज द मेन डॉक्यूमेंट, है ना। तो जो एक तरीके से मेन डॉक्यूमेंट है G7 से जुड़ा हुआ, इस मेन डॉक्यूमेंट में जो बात कही गई है ना उसमें चाइना का रेफरेंस नहीं दिया गया है। एंड MEA ऑफिशियल्स, और जो आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, ऑफिशियल्स क्लैरिफाइड दैट चाइना एग्रेशन वाज नॉट रेज्ड एट द आउटरीच। एग्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से आपका वॉयलेंट बिहेवियर, आपका आक्रामक व्यवहार, है ना। तो ये विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया, चाइनाज एग्रेशन वाज नॉट रेज्ड एट द आउटरीचेस, है ना, कि चाइना का ये जो आक्रामक व्यवहार है इसको नहीं उठाया गया जब आउटरीच की बात की गई तब। विच फोकस्ड ऑन द पेंडेमिक, भाई देखो G7 जो ग्रुप्स हैं इसने आउटरीच की बात की, G7 जो कंट्रीज हैं इन्होंने बात की कि भाई हमें अन्य देशों तक भी पहुंचना चाहिए, किस संबंध में, पेंडेमिक के लिए, है ना। इस ये जो वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी से जुड़ी हुई जो भी चुनौतियां अन्य देशों में उपस्थित हुई हैं उनको सॉल्व करने के लिए G7 कंट्रीज़ को अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए।
इसके अलावा G7 को क्लाइमेट चेंज में, है ना, जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाना चाहिए। एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम, इसके अलावा G7 कंट्रीज ने अपने घोषणा पत्र में बात की कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम को लेके भी G7 को अपनी आउटरीच बढ़ानी चाहिए। लेकिन इन सभी के दौरान चाइना का जिक्र नहीं किया गया। इंडिया वॉइस, वॉइस का मतलब है सपोर्ट करना, समर्थन देना। कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं। अबाउट सम क्लॉजेस इन द जॉइंट कम्युनिक्स ऑन ओपन सोसाइटीज, है ना, विच कंडेम्ड राइजिंग ऑथोरिटारियनिज्म। देखो, इंडिया वॉइस कंसर्न हुई, भारत ने जो है अपनी चिंताएं उठाई है ना, कुछ क्लॉज को लेकर, कि भाई कुछ ये जो एक तरीके से संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है, ये जो जॉइंट कम्युनिक जारी किया गया है G7 में, इसमें कुछ बातें कही गई हैं, कुछ क्लॉज हैं। उन क्लॉज से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भारत ने उठाई हैं ना, कि भाई जो ओपन सोसाइटी के संबंध में जो बात कही गई है ना इस घोषणा पत्र में, उसके संबंध में विच कंडेम्ड राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, कि भाई ये जब हम ओपन सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो राइजिंग का मतलब है उठता हुआ, ऊपर की ओर उठता हुआ। ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब है एक तरीके की डिक्टेटरशिप, सभी को कंट्रोल करना, है ना। नेट शटडाउन, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट्स वायलेशन। देखो, ओपन सोसाइटी होने का मतलब क्या है? ओपन सोसाइटी का मतलब है कि भाई आपका ग्रुप या फिर आपका देश क्लोज नहीं रहेगा, आपका देश जो है बाकी दुनिया से कनेक्टेड रहेगा, ये है ओपन सोसाइटीज़ का मतलब, है ना। तो ओपन सोसाइटीज़ इस बात की निंदा करती है। कंडेम करने का मतलब होता है किसी चीज़ को निंदा करना, है ना, किसी चीज़ को बुरी तरह से, ना, टू सीवियरली क्रिटिसाइज समथिंग, है ना, किसी चीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज करना। तो ओपन सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो इस बात की निंदा करता है, इस बात की आलोचना करता है, किस बात की, कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए ना, कि भाई ऐसा, है ना, बढ़ती हुई जो तानाशाही है उसका विरोध करता है ओपन सोसाइटी। नेट शटडाउन, कि भाई अगर आप चाहे जब भी अपने देश में नेट बंद कर देते हो, इसका मतलब क्या है? आप जो है डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हो, आप ओपन सोसाइटी के खिलाफ हो। इसके अलावा मैनिपुलेशन का मतलब है परिवर्तित करना ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई जो भी सूचना होती है उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है अपने हिसाब से कंट्रोल करना किसी चीज़ को। एंड राइट्स वायलेशन का मतलब है लोगों के जो अधिकार है उनका उल्लंघन। तो इन सब बातों के खिलाफ अगर आप जाते हो तो इसका मतलब है आप ओपन सोसाइटी के खिलाफ हो। एरियाज, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वेयर द मोदी गवर्नमेंट हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज इटसेल्फ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को लेकर मोदी गवर्नमेंट की जो है आलोचना की गई है ना, कई बार आलोचना की गई है। एड्रेसिंग द सेशन ऑन ओपन सोसाइटीज, मिस्टर मोदी सेड, कि भाई ओपन सोसाइटीज़ के संबंध में जो सत्र आयोजित हुआ उसको संबोधित करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा दैट इंडिया इज़ अ नेचुरल अलाई टू द G7, कि भाई भारत जो है एक प्राकृतिक सहयोगी है, प्राकृतिक नेचुरल मित्र है, किसका? G7 का। इन द प्रेजेंट, वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो द गवर्नमेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू वॉक द टॉक ऑन इट्स कमिटमेंट एट द G7 आउटरीच। भाई ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि क्या कहा? कि भाई इंडिया जो है प्राकृतिक रूप से सहयोगी है G7 का। तो वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो सरकार से ये आशा की जाएगी, भारत सरकार से ये उम्मीद की जाएगी टू वॉक द टॉक, कि भारत सरकार ने जो कहा है उस पर चल के भी दिखाए। टू वॉक द टॉक, भाई आपने जो बोला है ना उसे फॉलो करके भी बताओ। ऑन इट्स कमिटमेंट एट द G7 आउटरीच, कि भारत ने G7 आउटरीच बढ़ाने को लेकर, है ना, कि भाई G7 आउटरीच यानी कि G7 तक भारत की पहुंच बढ़ सके, इसके संबंध में जो भी प्रतिबद्धताएं भारत ने दर्शाई हैं उन प्रतिबद्धताओं को भारत पूरा भी करे, ऐसी आशा सरकार से की जाएगी। स्पेशली इन द एरियाज, खास करके उन क्षेत्रों में ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैंप डाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना, कि भाई भारत सरकार क्या कर रही है। आजकल हम कई बार जो है देखते हैं कि जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। गिवन दैट का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए दैट इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2020, कि भाई भारत में हमें सर्वाधिक मात्रा में इंटरनेट शटडाउन देखने को मिले। कब? 2020 में। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक और तो भारत बात करता है ओपन सोसाइटी की, एक और तो भारत बात करता है कि हम G7 कंट्रीज तक अपनी आउटरीच को बढ़ाना चाहते हैं ना।
तो अगर आप ओपन सोसाइटी की बात करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, है ना, सूचना के प्रसार पर ध्यान देना चाहिए, है ना, लोगों के जो अधिकार हैं उनको उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर भारत के संबंध में हम देखें तो 2020 में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन भारत में किए गए, है ना। इन सब चीज़ों को देखते हुए, है ना, इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार से एक तरीके से ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कहा है ना, उस पर वे चल के भी दिखाएं, उस पर वे अमल भी करें।